For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या चीज है? देखिए, एक फर्म आइडेंटिफाई करती है कि हम जो रॉ मटेरियल है उसमें क्या वैल्यू ऐड करते हैं, हम कोई भी चीज में क्या वैल्यू ऐड करते हैं और फिर अपने कस्टमर को क्या एडेड वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू एडेड बेसिकली वैल्यू चेन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवरऑल अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, डिलीवरी प्रोसेस है, उसको कंप्लीटली आइडेंटिफाई करते हैं शुरुआत से लेकर, और फिर उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी ऐसी है जो कि वैल्यू ऐड कर रही हैं, और जो जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। वील सी इट इन अ लिटिल व्हाइल, देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या चीज होती है? वैल्यू चेन को डिफाइन किया जाता है प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? कि हर लेवल पे कहां कहां पे जो है हमारी वैल्यू ऐड हो रही है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल, एग दिया हेन ने, उस एग को फिर हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उससे जो है एज द केस में भी हमने केक बनाया, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसकी हेल्प से हम लोगों ने उसको ऐसे पैक करके सेल किया, व्हाटएवर। तो कितनी वैल्यू ऐड हुई? तो वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां फर्म आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है अलग अलग एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटी कितनी कितनी ऐड कर रही है वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। बेसिकली कस्टमर जो है वो तो फाइनल प्रोडक्ट के पैसे देता है, तो हर एक्टिविटी, रिसोर्स है, रिसोर्स को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करके ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके कंज्यूमर के पास लेके गए, तो हर एक्टिविटी को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। हर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं सारी की सारी एक्टिविटीज। सो वंस अगेन, व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस या वीसीए? It is basically a process by which the firm identifies and analyzes various activities that add value to the final product. अब दोस्तों, why are you doing this thing? ऐसा काम क्यों कर रहे हो? Why are doing this? You doing this value chain analysis? Basically आप ये आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हो कि कौन सी एक्टिविटी कितनी वैल्यू ऐड कर रही है? Why? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, कोई ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि नॉन वैल्यू एडेड है। देर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच आर वेस्ट, विच आर ओवरबर्डन, ठीक है जी, विच आर अनइवननेस, तो उनको हम लोग जो है हटा दें। उन वेस्ट को, उन अनइवननेस को, उन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को, उन नॉन वैल्यू एडेड टास्क को हम लोग हटा दें, एलिमिनेट कर दें। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? हम कह रहे हैं द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई दीज एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट ऐड वैल्यू, एंड देन देयर आफ्टर एलिमिनेट देम। एंड अल्टीमेटली वैल्यू चेन एनालिसिस का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोग कर किस ले रहे हैं? अब वैल्यू चेन एनालिसिस करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी वैल्यू ऐड करती हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। जो एक्टिविटीज वैल्यू ऐड करती हैं उन पे फोकस करें, और वैल्यू जो ऐड नहीं करती हैं उनको कोशिश करें, उनको ओवर रूल करें, उनको बाईपास करें, उनको रिड्यूस करें, उनको एलिमिनेट करें, और इस तरीके से हम नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करके अपनी कॉस्ट लीडरशिप लेके आएं और अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन को भी इंप्रूव करें। कहने का मतलब कॉस्ट लीडरशिप एंड देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश करेंगे वीसीए से, वैल्यू चेन एनालिसिस। द वीसीए हेल्प्स टू ऑब्टेन the firm's cost leadership or improve the product differentiation. Now ये वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो रिसोर्सेज, दैट इज से मैन, मनी, मशीन, लेबर, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज उनको उन एक्टिविटीज के लिए लगाना चाहिए जो कि कस्टमर जिनको वैल्यू देता है। वंस अगेन, वैल्यू चेन एनालिसिस कहता है कि हमें रिसोर्सेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रिसोर्सेज उन एक्टिविटीज के ऊपर लगानी चाहिए जो कि वो एक्टिविटीज जो कि अल्टीमेटली वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि कस्टमर डिमांड करते हैं, जो कस्टमर चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर सेइंग इज रिसोर्सेज शुड बी डिप्लॉयड इन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज नहीं, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे लगाना चाहिए विच आर वैल्यूड बाय द कस्टमर्स। तो बेसिकली है क्या दोस्तों? एप्लीकेबिलिटी किसको है? एप्लीकेबिलिटी अगर मैं कहूं वैल्यू चेन एनालिसिस लगता किनको है, अप्लाई किनको होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोड्यूस करती है गुड्स या एज ए केस में भी सर्विसेज देती हैं। गुड्स प्रोड्यूस करते हो या सर्विसेज देते हो, दोनों के लिए जो अप्लाई करता है। बेसिकली
जो भी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस के टूल्स और टेक्निक्स जो है. So what we are saying, the tools and techniques of VCA apply to all those organizations which produce and sell a product. जो भी है प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं प्रोडक्ट जो कस्टमर डिमांड करते हैं या सर्विसेज जो कस्टमर डिमांड करते हैं. नाउ दोस्तों ऐसा है, ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, पहली बार माइकल पोर्टर ने 1985 में अपनी बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था. और उन्होंने ये कहा था कि कस्टमर जो फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट के जो पैसे देने को तैयार है, देखिए रिसोर्स आया, कोई मशीन, कोई मेन, कोई रॉ मटेरियल, उसको हमने कन्वर्ट किया ऑपरेशंस में, मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया, आउटबाउंड किया, उसको जो है कस्टमर के पास पहुंचाया और फिर अल्टीमेटली कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी दी. तो बेसिकली कैसे कस्टमर की वैल्यू एक्यूमुलेट करती है along with this chain of activities, उन्होंने एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया था. एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी एक्टिविटीज को उन्होंने माइकल पोर्टर ने कैटेगराइज किया दो पार्ट्स में. एक उन्होंने बोला प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा उन्होंने बोला सेकेंडरी एक्टिविटीज या सपोर्ट एक्टिविटीज. दोस्तों प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज बेसिकली होती हैं वो एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स या जो भी रॉ मटेरियल इनटू आउटपुट या फिनिश गुड्स होती हैं. तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं बोलूंगा, मैं सर्विस में भी बोलूंगा. सोचो, इमेजिन करो हम लोगों ने पिज्जा बेस लिया, हमने वेजिटेबल्स ली, हमने चीज ली, हमने जो है मशरूम लिए एटसेट्रा, और जो है हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू फिनिश गुड्स पिज्जा. वाह. तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट या रॉ मटेरियल इनटू द आउटपुट या जैसा भी है आपका फिनिश गुड्स, एंड अल्टीमेटली फिर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को. दूसरा नंबर प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में दोस्तों, इसमें आती कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? तो इसकी 5 एक्टिविटीज माइकल पोर्टर ने आइडेंटिफाई की है और बताई हैं. नंबर 1 उन्होंने कहा है इट इंक्लूड्स द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. दोस्तों इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल हैंडल करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना नहीं, परचेजिंग और रॉ मटेरियल नहीं, उसकी रिसीविंग. परचेजिंग सपोर्ट एक्टिविटी होती है, रिसीविंग ऑफ द रॉ मटेरियल, उसकी स्टोरिंग या वेयर हाउसिंग जो मर्जी कह दो, फिर जो है उसकी सेफ कीपिंग, उसकी हैंडलिंग इन द स्टोर रूम. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. वंस अगेन, परचेजिंग नहीं, उसकी रिसीविंग, उसकी स्टोरेज, उसके जो है हैंडलिंग इन द स्टोर रूम एंड सो ऑन. फिर उसका सेकंड नंबर आता है दोस्तों ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में क्या आता है? ऑपरेशंस में आता है हम लोग जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश गुड्स, वो चीज आती है. कहने का मतलब हम लोग जो है मशीनिंग, असेंबलिंग, जो भी हमारे एक्टिविटीज हैं, मशीनिंग ऑपरेशन, हम लोग टेक एन एग्जांपल, हम लोग जो है ब्रीफ केस के, सूट केस के जो है पार्ट्स जो है साइड्स बना रहे हैं, लॉक्स बना रहे हैं, हिंजेस बना रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, फिर वो एंड में उसकी फिटिंग कर रहे हैं या असेंबलिंग कर रहे हैं, और फिर टेस्टिंग, हम जो है टेस्ट कर रहे हैं उसकी जो भी है जो उसका इंटेंडेड यूज है उसके लिए हो रहा है नहीं हो रहा है. तो वंस अगेन नंबर 1 हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज इनबाउंड एक्टिविटी, रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स. इवन सिर्फ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स ही नहीं, इवन मैं कह रहा हूं मशीन्स, इक्विपमेंट्स भी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, दैट इज ऑल इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आएगा. अभी हम लोग इसको और फिर से डिस्कस करेंगे. फिर उसका जो ऑपरेशंस में मशीनिंग, असेंबलिंग और टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट. देन आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में बेसिकली क्या होता है दोस्तों? हम फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स को अब हम लोगों ने वेयर हाउस में रखना है, फिनिश गुड्स को जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है कस्टमर्स के पास, तो दैट इज ऑल आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. फिर उससे नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों? मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स में बेसिकली क्या होता है दोस्तों? हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम लोग जो है सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, हम लोग जो है कुछ प्राइस फिक्स कर रहे हैं गुड्स का, और एज द केस में भी चैनल रिलेशंस, हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑथराइज्ड डीलर्स दे रहे हैं, या एज द केस में भी हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके साथ सेट कर रहे हैं, या खुद की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एज द केस में भी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, इसके बाद आखिरी जो 5वीं हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है दोस्तों, दैट इज बेसिकली सर्विस प्रोवाइडिंग. सर्विस दैट इज, हमने कस्टमर के यहाँ जाके गुड्स जो भी हमारा लेट्स से एयर कंडीशनिंग बनाया या रेफ्रिजरेटर बनाया, उसको इंस्टॉल किया, वहां पे जाके उसको सेटअप किया, उसको फिट किया, फिर उसको जो है लेट्स से एन एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया हमने, लेट्स से उसको आफ्टर सेल सर्विस कोई भी किसी तरह की सपोर्ट दी उसको.
नेक्स्ट इवन हमने अपने कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उन्हें कोई सॉफ्टवेयर बेचा, तो सॉफ्टवेयर बेचने में उनको जो है हम लोग जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की हमने हमारे कस्टमर को, एंड सो ऑन। सो वंस अगेन वन बाय वन पांचों एक्टिविटीज जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, उन प्राइमरी एक्टिविटीज को वन बाय वन समझते हैं। पहला डिस्कस करते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। दोस्तों इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में मैं फिर से बताना चाहूंगा इसमें क्या आता है। नंबर एक, सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीविंग ऑफ द इनपुट्स। इनपुट्स में दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट में रॉ मटेरियल नहीं बोलूंगा, मैं रॉ मटेरियल के साथ कोई कंपोनेंट्स, कोई कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इवन आपके कोई इक्विपमेंट एटसेट्रा भी आप खरीद रहे हैं, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है रिसीविंग करने के साथ हम लोग खरीद नहीं रहे दोस्तों, खरीदना, परचेजिंग इज सेपरेट, प्रोक्योरमेंट इज सेपरेट, हम लोग उसकी रिसीविंग कर रहे हैं, वी आर रिसीविंग द इनपुट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, हमारे स्टोर रूम में उसको जो है टाइडीली रख रहे हैं, उसको जो है हम लोग स्टोर रूम में सेफ कीपिंग कर रहे हैं, उनको अलग अलग बिन्स रैक्स में लगा रहे हैं। एंड फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमारा जो है हम ये जो इनपुट अब हमारे पास स्टोर रूम में आ गया, फिर कोई डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमसे मांगेगा, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम यहां से सामान उनको भेजेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग यहां से इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। तो दोस्तों इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में सारी चीजें आएंगी, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा को रिसीव करना, और जो भी है इन चीजों को अगर स्टोर करना है तो स्टोर करना, और फिर एज द केस में भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना इनपुट्स की प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हमारे को अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए हमारे सप्लायर्स ऑफ मटेरियल्स के साथ। खैर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर आता है दोस्तों ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है दोस्तों, ऑपरेशंस में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स को इनटू फिनिश गुड्स, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू फिनिश गुड्स। तो उसमें क्या आ रहा है, बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, हमारा मशीनिंग ऑपरेशन है, जैसे मशीन की हेल्प से हम लोग जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, या असेंबलिंग ऑपरेशन है, टेस्टिंग है, हम लोग हमारा जो है असेंबल करने के बाद टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, फिर पैकेजिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमारी ऑपरेशंस का पार्ट आती है। वंस अगेन हम लोग जो है रॉ मटेरियल को जो प्रोसेस कर रहे हैं, मशीन में डाल रहे हैं, मशीन में डालने के बाद फिर उसको जो है एज केस में भी अगर असेंबल करना है तो फिटिंग कर रहे हैं, फिर उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करने के बाद उसको पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेज करने के बाद इक्विपमेंट जो है हम लोग उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये सारे के सारे दोस्तों हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है। इससे नेक्स्ट दोस्तों अब ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है, अब ये फैक्ट्री से निकालेंगे, या तो हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में, या तो यहाँ से भेज देंगे हम अपने वेयर हाउसेज में जहाँ फिनिश गुड स्टोर किए जाते हैं, या फिर हम लोग जो है एज द केस में भी यहाँ से हम लोग भेज देंगे, हम लोग यहाँ से या तो वेयर हाउसेज में भेज देंगे, या फिर एज द केस में भी दोस्तों हम लोग यहाँ से भेज देंगे, विल सेंड फ्रॉम हियर टू कस्टमर या हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा उनके पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग जो भी यहाँ से कैरेज आउटवर्ड्स या ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स, वो सारे के सारे खर्चे डिलीवरी व्हीकल से रिलेटेड, उनके ऑपरेशन से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, ऑर्डर जो हमारे पास आते कस्टमर के उनको प्रोसेस करने से रिलेटेड, उनकी स्केड्यूलिंग से रिलेटेड, उनकी डिलीवरी से रिलेटेड, सारे के सारे। तो वंस अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो माल बन के तैयार हो गया, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया, उन सारे के सारे गुड्स को जो है हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको वेयर हाउस में रख रहे हैं, एज द केस में भी हम लोग सेफ कीपिंग कर रहे हैं, हम लोग इजी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, हम लोग जो है नेशनल अलग अलग लोकेशन में जो अपने वेयर हाउसेज रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है दोस्तों हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आता है। इससे नेक्स्ट तो वंस अगेन कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द एंड कस्टमर, इसमें जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इसमें जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ जाएंगी। एंड देन पांचवा या आखिरी आप कह सकते हैं दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स में बेसिकली हम अपने कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हम एडवर्टाइज करा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की सिलेक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की सिलेक्शन कर रहे हैं। हम अपने सेल्स फोर्स, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, इन सब को जो है हम लोग मैनेज कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स कर रहे हैं, क्या प्राइस हमें चार्ज करना चाहिए। तो दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स में एक्टिविटीज वेयर कस्टमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, वंस अगेन मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने सेल्स फोर्स जो है, सेल्स जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, और फिर हम लोग अपनी प्राइसिंग पॉलिसी फिक्स कर रहे हैं। ये सारे के सारे दोस्तों हमारे आते हैं मार्केटिंग एंड सेल में। तो ये चौथा नंबर हो गया। और इसके बाद फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आफ्टर सेल सर्विस। हम लोग सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, हम लोग जो है इंस्टॉल करके दे रहे हैं, हम रिपेयर कर रहे हैं,
हम लोग जो है जो हमारे कस्टमर के पास आया हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एज द केस में भी अपने कस्टमर्स को उनको जो है सपोर्ट दे रहे हैं, आफ्टर सेल जो है हम लोग उनके यहाँ पे जाके या तो सर्विसिंग कर रहे हैं, या एज द केस में भी अगर छोटी मोटी चीज़ है तो अपने पास बुला के सर्विस करवा रहे हैं। वॉट एवर इज द आर मॉडल, बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है। बड़ी चीज़ है तो हम जो है अगर मूवेबल नहीं है तो हम उनके पास जाएंगे, एयर कंडीशनर है या वॉट एवर एज द केस में कोई चीज़ उनके यहाँ इंस्टॉल कर रखी है, जनरेटर्स एक्सेट्रा, तो हमारा बंदा जाएगा। नहीं तो छोटी मोटी चीज़ है तो वो हमारे पास लेके आएंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उनसे सर्विस चार्जेस ऑब्वियसली लेते हैं। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज रिलेटेड विद आफ्टर सेल सर्विस लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स एंड पार्ट्स रिप्लेसमेंट। अब दोस्तों इससे नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज में प्राइमरी एक्टिविटीज ये 5 एक्टिविटीज हैं। एक बार क्विकली इनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्या मैंने बोला आपको, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसमें क्या क्या आएगा, मटेरियल्स को रिसीव कर रहे हैं, या मटेरियल्स ही नहीं दोस्तों, सिर्फ मटेरियल्स ही नहीं, हम कंज्यूमेबल स्टोर्स रिसीव कर रहे हैं, हम लोग जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल कोई इक्विपमेंट रिसीव कर रहे हैं। परचेजिंग नहीं, परचेजिंग इज सेपरेट, दैट इज सपोर्ट एक्टिविटी, दैट इज लेटर ऑन। तो हम लोग जो है ये रिसीविंग कर रहे हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनकी हैंडलिंग कर रहे हैं, उनकी स्टोरेज कर रहे हैं। तो ये हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया। दूसरा नंबर दोस्तों हमारा ऑपरेशंस हो गया। हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं, हम लोग जो उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फिनिश गुड्स। हम लोग जो है मशीनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स कर रहे हैं। थर्ड नंबर दोस्तों हमारा आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब हमारा जो माल बन के तैयार हुआ उसको हम लोग वेयर हाउस में भेज रहे हैं, या शोरूम में भेज रहे हैं, या अपने कस्टमर्स के पास सीधा भेज रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम लोग जो है शिपिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑफ फिनिश गुड्स एज द केस में भी। देन आता है चौथा नंबर दोस्तों हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स। हम अपने कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग कर रहे हैं, और चैनल के रिलेशन सेट कर रहे हैं, चैनल की सिलेक्शन कर रहे हैं। बट हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। वो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन कोई आउटसोर्स अगर कर रहे हैं तो उनके चैनल्स की सिलेक्शन कर रहे हैं, उनके रिलेशन सेट कर रहे हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोस्तों हम लोग सर्विस दे रहे हैं, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वहां पे जाके रिपेयर कर रहे हैं पार्ट्स को, या एज द केस में भी कस्टमर से रिलेशन कर रहे हैं, उनको वहां जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो है दोस्तों हमारे आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। फिर बारी आती है हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज, या आप जिसे कह सकते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज दोस्तों हमारी 4 बताई हैं माइकल पोर्टर ने। नंबर 1 उन्होंने बोली है सपोर्ट एक्टिविटी में प्रोक्योरमेंट, दैट इज से जो भी आपने खरीदना, चाहे मटेरियल हो, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो, या आपके लेट्स टेक एन एग्जांपल इक्विपमेंट एक्सेट्रा, कोई भी उनकी परचेजिंग, उनकी प्रोक्योरमेंट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोले तो हम टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, बी इट फॉर प्रोडक्शन, बी इट फॉर योर अकाउंट्स, आप ईआरपी सॉफ्टवेयर सेटअप कर रहे हो, आप अपना जो है अपने प्रोसेसेस सेटअप कर रहे हो, बी इट फॉर एनीथिंग टेक्नोलॉजी, जिस भी तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग अपने कस्टमर को जो है डील करने के लिए, उनसे जो है कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी, कुछ किसी भी तरह के हमारे जो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट, कोई भी किसी भी तरह की प्रोक्योरमेंट। फिर इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब मैं कहूँ टेक एन एग्जांपल आपका, सर प्रोक्योरमेंट सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में ही आएगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, नहीं दोस्तों, ऑपरेशंस करने तो इक्विपमेंट उनके लिए भी आएगा, उनके लिए भी आएगा, उनके लिए भी हम लोग खरीद रहे हैं। एज द केस में भी फिर हम लोग आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उनके लिए भी हम लोग जो है डिलीवरी व्हीकल्स एक्सेट्रा प्रोक्योर कर रहे हैं। फिर एज द केस में भी ऑपरेशंस के लिए हम लोग पावर प्रोक्योर कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी जिस भी तरह के, फिर हम उनसे नेगोशिएशंस करें, उनसे जो है बल्क में खरीदें, क्या खरीदें, कितना साइज खरीदें, एंड सो ऑन एंड ऑन, दैट इज ऑल प्रोक्योरमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, भाई चाहे हम लोग टेक्नोलॉजी जो है अपने स्टोरेज से रिलेटेड रखें, हम लोग जो है स्टोर रूम में अपना जो है कुछ सॉफ्टवेयर, वहां पे स्टोर रूम में कब कौन आ रहा है, कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, उसका हम लोग जो है उसका रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और उसका जो है प्रॉपर हमारा सिस्टम रखने के लिए हम लोग जो है अपना ईआरपी पैकेज भी लेके आ सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, किसी भी चीज के लिए हम लोग जो है अपना टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए जो है अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। कस्टमर को सर्विस देने के लिए टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। देन उसके बाद तीसरा नंबर आता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये किसी भी एरिया से किसी भी सपोर्ट दे सकता है, किसी भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दोस्तों हमारा फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज द लास्ट वन बाय वन इन सारी चीजों को जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहली चीज दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, प्रोक्योरमेंट में हम लोग क्या कहते हैं, हम प्रोक्योर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किस चीज को, रॉ मटेरियल को, कंज्यूमेबल स्टोर्स को, सप्लाईज को, कोई इक्विपमेंट को, किसी भी चीज को हम लोग परचेज कर रहे हैं। एनी रॉ मटेरियल सप्लाई
कंज्यूमेबल्स, किसी भी चीज को जो हम परचेज कर रहे हैं उसके लिए हम लोग नेगोशिएशन एक्सेट्रा करते हैं। सारा का सारा हमारा क्या है दोस्तों, ये सारा का सारा हमारा प्रोक्योरमेंट कहलाता है। दूसरा नंबर दोस्तों हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमारी टेक्निकल नॉलेज हम लोग लेके आ रहे हैं, चाहे इक्विपमेंट से रिलेटेड, चाहे हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, चाहे हमारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए हो, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन ऑपरेशंस के लिए हो, चाहे वो हमारी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए हो, चाहे वो हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हो, और चाहे वो हमारी कस्टमर को सर्विस देने के लिए हो। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नॉलेज, एनी अदर नॉलेज, किसी को भी सपोर्ट करने के लिए। देन उसके बाद तीसरा नंबर आता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर उनको जो है हायर कर लेते हैं, उनको प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है हम लोग अप्रेज करते हैं, उनको जो बोनस देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, उनकी प्रमोशन, उनके रिवॉर्ड्स, एज वेल एज मैनेजमेंट डेवलपमेंट और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, सारे के सारे इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं। वंस अगेन क्या चीज, सबसे पहले रिक्रूट करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे, प्लेस करेंगे, अप्रेस करेंगे, रिवॉर्ड देंगे, प्रमोशन देंगे, बोनस देंगे, व्हाटएवर एज द केस में भी, और फिर एज द केस में भी उनका ओहदा बढ़ाएंगे या जैसे भी प्रमोशन देंगे। देन उसके बाद जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या भी इसी के अंदर आएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेबर के रिलेशन सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। सो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, प्लेसमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। फिर उसके बाद दोस्तों आखिरी हमारा आता है दैट इज फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। ना फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बाकी सारी चीजें, एक्टिविटी, क्या चीज, सपोर्ट एक्टिविटी, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम फाइनेंस का काम, अकाउंटिंग कर रहे हैं, लीगल, कोई गवर्नमेंट की कोई फॉर्मेलिटीज है, कोई हमें जो है टैक्सेशन की या अदरवाइज कोई हाउस टैक्स देना है, एक्साइज, कस्टम्स, जीएसटी, व्हाटएवर एज द केस में भी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एनी अदर गवर्नमेंट ड्यूज। फिर उसके अलावा कोई भी जो हमारा पीछे नहीं कवर हुआ सपोर्ट, वो सारा का सारा फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर हो जाएगा। सो वंस अगेन इसमें क्या है, प्लानिंग आ गई, इसमें जो एज द केस में भी हमारी लीगल मैटर्स आ गए, अकाउंटिंग आ गई, हमारे जो है गवर्नमेंट के फैक्टर्स आ गए, गवर्नमेंट के अफेयर्स आ गए, गवर्नमेंट के मैटर्स आ गए। तो ये सारी की सारी इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमारी इसमें आ जाएंगी। किसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट भी हम लोग कह सकते हैं इसमें आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट डज नॉट मीन प्रोडक्शन की क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट, ओवरऑल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अच्छा सारी चीजें कैसी कैसी चल रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो दोस्तों हमारी चार जो है सपोर्ट एक्टिविटीज थी, वो सपोर्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी थी एक बार क्विकली रिकैप लेते हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज में दोस्तों हमारा क्या क्या आता है, सपोर्ट एक्टिविटीज में चार एक्टिविटीज आती हैं। पहला नंबर हम लोग कहते हैं फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली दोस्तों जनरल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्लानिंग, ये सारी चीजें जो हैं, कोई लीगल मैटर्स एक्सेट्रा, ये लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सारी की सारी आ जाएंगी। देन उसके बाद सेकंड नंबर दोस्तों आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा आएगा रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट, सारी की सारी चीज जो भी व्हाटएवर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आप सोच सकते हो। देन उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दोस्तों, इसमें हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस का हो, चाहे हमारा जो है इन्वेंट्री के लिए हो, चाहे हमारा डिलीवरी के लिए हो, चाहे हमारा मार्केटिंग पर्पसेस के लिए हो, चाहे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी हो। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है दोस्तों हमारा प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में हमारा क्या चीज आएगी, प्रोक्योरमेंट में हम लोग परचेस करें, चाहे रॉ मटेरियल खरीदें, चाहे इक्विपमेंट खरीदें, कंज्यूमेबल स्टोर्स खरीदें, कोई भी चीज खरीदें, पार खरीदें, वो सारे के सारे जो है हमारे इनबाउंड के लिए, ऑपरेशंस के लिए, आउटबाउंड के लिए, सेल्स सर्विस, किसी भी चीज के लिए, तो वो सारा का सारा जो है हमारा प्रोक्योरमेंट में आता है। फाइनली दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि माइकल पोर्टर ने ये टोटल 9 वैल्यू एक्टिविटीज बताई। वैल्यू चेन में उन्होंने कहा द वैल्यू चेन कंसिस्ट ऑफ 9 एक्टिविटीज। इन 9 एक्टिविटीज में से 5 उन्होंने कहा प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, 4 उन्होंने कहा सपोर्ट एक्टिविटीज हैं। अल्टीमेटली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप के सारी एक्टिविटीज जो हैं जो वैल्यू ऐड कर रही है, सिर्फ वही एक्टिविटीज जो है हमारे प्रोसेस में होनी चाहिए। जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं उनको एज मच एज पॉसिबल एलिमिनेट करें। तो दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है कमाएगी कैसे, उसका प्रॉफिट मार्जिन कहां से आएगा। माइकल पोर्टर ने बोला द मार्जिन या
is the difference between value to the customer and the cost of the activities to the firm या organization. कहने का मतलब, let's take an example, इन 9 की 9 एक्टिविटीज की ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट पड़ती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 50,000 रुपीज, और कस्टमर को वैल्यू है 60,000 रुपीज, तो हम 60,000 रुपीज उससे चार्ज करते हैं बिकॉज उसको ये वैल्यू है और हमें कॉस्ट पड़ रही है, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी को इन 9 एक्टिविटीज की कॉस्ट पड़ रही है 50,000, तो जो ये 60,000 दैट इज द वैल्यू टू द कस्टमर जो हम लोग उससे चार्ज कर रहे हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज दैट इज 50,000 जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, इज द मार्जिन। और इसी चीज को माइकल पोर्टर ने इस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। ये प्रेजेंटेशन जो है, नीचे 5 प्राइमरी एक्टिविटीज आ रही हैं दोस्तों, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, एंड फिर उसके बाद ऊपर जो है सपोर्ट एक्टिविटीज, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ये देख सकते हैं इन सभी एक्टिविटीज की जो कॉस्ट है, इससे जितना एक्स्ट्रा हम लोग वैल्यू उसको दे पा रहे हैं, द डिफरेंस इज बेसिकली द मार्जिन दैट वी कैन अर्न फ्रॉम द कस्टमर। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इसके और कोई चीज को हम लोग गहराई में आगे बढ़ें, पहले हमें इन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जानना है। तो इससे रिलेटेड आपके पास एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है कंसोलिडेट करके मैंने यहीं पे रख दिया। जैसे 2 टाइम्स क्वेश्चंस आए थे, उन्होंने यही वाली एक्टिविटीज जो है आपसे पूछी थी, तो इन एक्टिविटीज को जो है मैं आपको पूछ रहा हूं, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, यू गाइज आर गोइंग टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन एंड अकॉर्डिंगली वी विल सेट अप आवर माइंडसेट कि ओके जी, ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये सवाल जो है आपको बताना है, क्लासिफाई द बिजनेस एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज अंडर वैल्यू चेन एनालिसिस। सबसे पहली एक्टिविटी दोस्तों इज मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयरहाउसिंग। पहले थिंक, इज दिस अ प्राइमरी एक्टिविटी और अ सपोर्ट एक्टिविटी? हम मटेरियल की प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे, उसकी खरीदारी नहीं कर रहे, उसकी रिसिप्ट कर रहे, उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, उसकी वेयरहाउसिंग कर रहे हैं, तो दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं दोस्तों? इसको हम इंक्लूड करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। दूसरा नंबर दोस्तों आपका आता है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाईज एंड अदर कंपोनेंट्स। आप परचेज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रोक्योरमेंट जो है सपोर्ट एक्टिविटी होती है, तो दिस इज अ सपोर्ट एक्टिविटी। और ऑब्वियसली बात है, हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सपोर्ट है, वैल्यू चेन एनालिसिस से। थर्ड नंबर दोस्तों आपसे पूछता है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास कस्टमर से ऑर्डर आया, प्रोसेस किया, उसको कस्टमर को जो है सामान पहुंचाया, दैट इज व्हाट दोस्तों आउटबाउंड लॉजिस्टिक, व्हिच इज अगेन अ प्राइमरी एक्टिविटी। देन उसके बाद चौथा नंबर दोस्तों सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। तो दोस्तों सिलेक्शन नंबर 1, नंबर 2 प्लेसमेंट, फिर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय रिलेशन। ये दोस्तों ये हमारी कौन सी है? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दिस इज HRM। तो ये हमारी क्या है? सपोर्ट एक्टिविटी है। देन इससे नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट। दोस्तों ये अगेन हम अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसके यहाँ पे जाके अपना सामान, रिपेयर कर रहे हैं पार्ट्स को, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं एज द केस में, दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड इट इज ऑब्वियसली प्राइमरी एक्टिविटी में ये कौन सी एक्टिविटी है? सर्विस दे रहे हैं हम लोग अपने कस्टमर को। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल गुड्स। तो दोस्तों बट ऑब्वियसली बात है, दिस इज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। देन इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है अगला जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बट ऑब्वियसली बात है दिस इज अ सपोर्ट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है दोस्तों? दिस इज इंक्लूडेड इन फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन, प्राइसिंग एंड चैनल मैनेजमेंट। दोस्तों दिस इज अगेन अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड ये है क्या? हम प्राइस फिक्स कर रहे हैं, फिनिश गुड्स का कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर को जो है, और चैनल मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम लोग जो है चैनल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, उनसे जो है डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे रिलेशंस रख रहे हैं एज द केस में भी। तो दोस्तों दिस इज प्राइमरी एक्टिविटी, जिसे कि आप मार्केटिंग एंड सेल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वंस अगेन दोस्तों एक एक करके मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सोचिए, नाउ थिंक इट ओवर, which activity are we talking about? Material handling and warehousing। मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयरहाउसिंग दोस्तों हमारी कौन सी एक्टिविटी है? पहली चीज मटेरियल हैंडलिंग एंड एक्टिविटी हमारा है इनबाउंड, मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयरहाउसिंग जो है एक्टिविटी ये हमारी है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो ये हमारी है प्राइमरी एक्टिविटी।
तो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं ये सारी, मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, वेयर हाउस कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल विच एक्टिविटीज इन प्राइमरी एक्टिविटीज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। देन उसके बाद दोस्तों फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाईज, ये दोस्तों प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी है। प्रोक्योरमेंट क्या होती है? हमारी सपोर्ट एक्टिविटी होती है, तो सपोर्ट एक्टिविटीज विच इज प्रोक्योरमेंट। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला थर्ड नंबर आपका आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देन उसके बाद सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ये जो है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। दिस इज अ सपोर्ट एक्टिविटी या यू कैन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन उसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों इंस्टॉलेशन, रिपेयर, पार्ट्स रिप्लेसमेंट, ये हम कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं, तो दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी या सर्विस दे रहे हैं। एंड देन कम्स ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। दोस्तों ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एक्सेट्रा इनटू फिनिश्ड गुड्स। देन इससे नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये सारा का सारा हमारा दोस्तों सपोर्ट एक्टिविटी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन, प्राइसिंग एंड चैनल मैनेजमेंट। दोस्तों ये हमारा अगेन प्राइमरी एक्टिविटी है, और कौन सा? मार्केटिंग एंड सेल्स की प्राइमरी एक्टिविटी है। अब दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं आपकी बुक का छोटा सा केस सिनेरियो, हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी नीड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एक्टिविटीज एज पर पोर्टर चेन वैल्यू चेन एनालिसिस। लाइए जी डिस्कस करते हैं। तो गाइस XYZ इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स। अच्छी बात है जी, बहुत तरह के ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं, तो इनमें से XYZ लिमिटेड जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड के रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। एंड इट हैज अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इनकी सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एट गुड़गांव। ठीक है जी, एक ही जगह मैन्युफैक्चर करते हैं गुड़गांव में। रॉ मटेरियल जो है वेरियस सप्लायर से इनको मिलता है। ऑलराइट, मेजॉरिटी रेवेन्यूज जो है एक्सपोर्ट टू यूरो जोन एंड यूएस, दैट्स गुड, नाइस। फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आते हैं, ग्रेट। हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करते हैं, ग्रेट। To strengthen its position further in global market में strengthen करने के लिए, it is planning to enhance quality and provide assurance through long-term warranty। कि जी हम वारंटी देते हैं आपको, हम गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, खराब होगा तो रिप्लेस करके देंगे, मेंड करके देंगे, वॉट एवर एज द केस में भी। तो कहता है फॉर द कमिंग ईयर्स द कंपनी हैज सेट ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट ऑफ ईच प्राइमरी एक्टिविटीज इन इट्स वैल्यू चेन। तो इन्हें अपनी क्वालिटी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करनी है वैल्यू चेन में से। वो कह रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज बताओ पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस के हिसाब से XYZ के रिगार्ड में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ। तो दोस्तों पहली चीज, प्राइमरी एक्टिविटीज होती कौन सी हैं? यू मस्ट बी रिमेंबरिंग वो एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं इन ट्रांसफॉर्मिंग दी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स इनटू फिनिश गुड्स, इनपुट इनटू आउटपुट, एंड इवन आफ्टर सेल सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। सो एक बार क्विकली देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में आता क्या है, व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी एक्टिविटीज। तो दोस्तों प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स आप कह सकते हैं इनटू आउटपुट्स, दैट इज टू से फिनिश गुड्स, और इन प्रोविजन ऑफ सर्विस आफ्टर सेल सर्विस टू द कस्टमर्स। अब दोस्तों इसमें हमारी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज पोर्टर ने बताई थी। नंबर 1 उन्होंने बताई थी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहले इंक्लूड करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें कि रॉ मटेरियल की रिसिप्ट, उसकी हैंडलिंग, उसकी वेयर हाउसिंग। दूसरा नंबर आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में दोस्तों हम लोग मशीनिंग, असेंबलिंग, जैसे भी है आप कह सकते हैं, टेस्टिंग। बेसिकली क्या है यहाँ पर, तो अगर XYZ लिमिटेड के रिगार्ड में बात करें तो यान जो है, यान या धागा जो है या फिर क्लॉथ है, क्लॉथ या यान को या जो भी है कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स। तो आप क्या कह सकते हैं, जो भी फैब्रिक है, क्लॉथ है या यान है, उसको कन्वर्ट करना इनटू रेडीमेड गारमेंट्स, वो सारा जो है इसमें आएगा ऑपरेशंस में। थर्ड नंबर आएगा दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आपका आएगा जो आपका क्लोथिंग बना है, उस क्लोथिंग को, रेडीमेड गारमेंट्स को वेयर हाउस में स्टोर करना, वेयर हाउस में स्टोर करना, फिर साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना, कस्टमर के पास पहुंचाना, और
जैसा भी है, अपने यहाँ से फैक्ट्री से निकालना, वेयर हाउसेज में भेजना, शोरूम्स में भेजना या कस्टमर के पास भेजना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में कस्टमर को जो है बताना, कस्टमर से डिमांड क्रिएट करवाना, स्टिमुलेट करना अपनी सेल्स को, एडवर्टाइज करना, प्रमोशन, अपने प्राइसिंग फिक्स करना, एज वेल एज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके रिलेशंस को मेंटेन करना या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का चॉइस करना। देन लास्ट में दोस्तों सर्विस आएगा। सर्विस में यहाँ पर इंस्टॉलेशन का कोई सीन नहीं है, ये तो जनरल मैंने आपको बता दिया, जनरल वाला नहीं लिखवाऊंगा, स्पेसिफिक लिखवाऊंगा। तो ये तो जनरल 5 पॉइंट्स हो गए, ये लिखने नहीं है। जब लिखेंगे प्राइमरी एक्टिविटी का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आएंगे इस पे। Here we go दोस्तों, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आपका क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये पहला प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे? इसमें हम लोग कहेंगे ये एक्टिविटीज जिसमें कि हम लोग रिसीव कर रहे हैं इनपुट्स, या जिसे आप कह सकते हैं कॉटन यार्न, या एज द केस में कॉटन क्लॉथ, या वॉट एवर यू कैन से फैब्रिक, उसको रिसीव किया, रिसीव करके फिर उसको जो है स्टोर किया, स्टोर रूम में रखा। फिर स्टोर करने के बाद एज द केस में भी वो जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर रूम में है उसको फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भेजा, उसको जो है यहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक लेके जाने तक का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का खर्चा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है। वंस अगेन ट्रांसपोर्टिंग द कॉटन यार्न, क्लॉथ, फैब्रिक फ्रॉम द सप्लायर। हम परचेजिंग नहीं, प्रोक्योरमेंट नहीं, वहां से यहाँ लाने का खर्चा, वहां से यहाँ लाने का जो भी है एक्टिविटी, और जो है यहाँ वहां से यहाँ लेके आए, स्टोर रूम में रखा, स्टोर रूम से फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक दे दिया, दैट्स इट। ये सारा जो है हमारा दिस इज व्हाट वी कैन से इंक्लूडेड इन हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सो स्टोर कर रहे हैं एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन। तो इन दिस रिगार्ड हम लोग कह सकते हैं दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद रिसीविंग, स्टोरिंग and distributing the inputs या raw materials to production process. And for XYZ Limited, it covers the transporting raw materials, yarn, fabric from supplier to the place of processing inside the factory at Gurgaon. अब दोस्तों नेक्स्ट सेकंड आता है आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है? हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनपुट इनटू आउटपुट, इवन इंक्लूडिंग पैकिंग करने का मतलब इनका जो भी हमारा यार्न था या क्लॉथ था या फैब्रिक था उसको रेडीमेड गारमेंट्स में कन्वर्ट करने का, उसको कन्वर्ट करने का, ये सारा जो है दोस्तों हमारा आता है ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस के बाद अगला आता है दोस्तों आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में दोस्तों क्या आएगा? हम लोग को क्या हुआ, जो हमारे गुड्स अब रेडीमेड गारमेंट्स बन के तैयार हो गए हैं उनकी ऑर्डर प्रोसेसिंग करना, उनको जो है अपने यहाँ से फिनिश गुड्स के वेयर हाउसेज कुछ हैं उन पे भेजना, या कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑर्डर जो हमारे पास कस्टमर से हमारे पास ऑर्डर आए हैं उनको प्रोसेस करना, और एज द केस में भी हमारे यहाँ से फैक्ट्री से मूवमेंट वेयर हाउसेज तक या कस्टमर तक या शोरूम तक, ये सारा जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में हमारा आता है। एक्टिविटीज इन्वॉल्व ऑर्डर प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग, warehousing, distributing the products from the factory to the consumers। तो आप XYZ लिमिटेड के रिगार्ड में ये तो जनरल मीनिंग बताया। फिर XYZ के रिगार्ड में आप कह सकते हैं कवर्स द मूवमेंट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस, फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयरहाउसेस, या फिर टू द पॉइंट ऑफ सेल्स, टू शोरूम्स, वॉट एवर यू मे से। देन इससे नेक्स्ट आता है दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब क्या है? हम लोग जो स्टिमुलेट कर रहे हैं डिमांड, हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन, और फिर एज द केस में भी हम लोग प्राइसेस फिक्स कर रहे हैं, प्राइसिंग पॉलिसी सेट कर रहे हैं, और एज द केस में भी हमारे सेल्स सोर्स जो है सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारी आएंगी मार्केटिंग एंड सेल्स में। कस्टमर्स को मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, या आप इसे कह सकते हैं स्टिमुलेट कर रहे हैं हम लोग डिमांड, और फिर एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारा आ रहा है। लास्ट में दोस्तों आखिरी आता है सर्विस। सर्विस में दोस्तों अब आफ्टर सेल सर्विस इन्होंने कहा है कि हम अपने कस्टमर को क्वालिटी की एश्योरेंस दे रहे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस देंगे। कहने का मतलब इन दिस केस या तो ये रिप्लेस करके देंगे अगर कोई चीज गड़बड़ हो गई, या फिर एज द केस में उसमें ऑल्टरेशन करके देंगे या रिपेयर करके देंगे। सो एज द केस में भी दिस इंक्लूड्स आफ्टर सेल सर्विस लाइक रिपेयर, रिप्लेसमेंट। तो आफ्टर सेलिंग सर्विसेज में रिप्लेसिंग, ऑल्टरेशंस, व्हाटएवर एज द केस में भी ये करके देंगे। सो गाइस आप लोग लिख रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं। Everybody, please write down this solution, the answer. I'm waiting. Okay, guys. Primary activities are those activities directly involved in transforming of inputs, raw materials into outputs, that is finished goods or provision of services and after-sales services to the customers. ठीक है दोस्तों, हटाने लगा हूं इसे। Okay, guys. Next अब आप पहला
प्राइमरी एक्टिविटी लिख सकते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. These are activities concerned with receiving, storing, distributing inputs, raw materials to production process. और XYZ के रिगार्ड में रॉ मटेरियल जो है हमारे सप्लायर से हमारी स्टोर रूम तक, स्टोर रूम से लेकर प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग इनसाइड द फैक्ट्री तक, ये सारा का सारा जो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आएगा. गाइस अब तक लिख लिया होगा, बढ़ रहे हैं आगे. इससे नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का आप लिख लें. These activities involve transforming inputs into final products, including packing. For XYZ Limited, it includes transformation of yarn या cloth या fabric into ready-made garments. उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा. तो ये transforming inputs into final products, including packing. Operations, कपड़े को या धागे को रेडीमेड गारमेंट्स में कन्वर्ट करने का. हटा रहा हूं जी. नेक्स्ट दोस्तों आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. इसमें क्या आएगा? ऑर्डर प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग. दीज एक्टिविटीज इंक्लूड collecting, warehousing, distributing products from the factory to the consumers. XYZ Limited covers the movement from ready-made garments from the factory to the warehouses or point of sales. उम्मीद है लिख लिया होगा. अब हटा रहे हैं. नेक्स्ट है दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स. चौथा नंबर मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोवाइड द मीन्स बाय विच कस्टमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. तो स्टिमुलेट कर रहे हैं हम डिमांड, कस्टमर्स को बता रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसमें इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन के बाद सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी. नेक्स्ट ले रहे हैं सर्विस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्विस में लिखेंगे दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस सच एज रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट. XYZ लिमिटेड के लिए इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आफ्टर सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर्स, दैट इज रिप्लेसिंग और ऑल्टरिंग ऑल्टरेशंस इन द क्लोथिंग्स. गाइस जैसे ये खत्म हो जाए वैसे ही आप लोग प्लीज रीड द नेक्स्ट केस स्टडी. मैं वेट कर रहा हूं. पढ़िए अगली केस स्टडी. ओके गाइस, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. आइए डिस्कस करते हैं ये प्यारी सी केस स्टडी. हियर वी गो. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है केस कैसा है? कह रहा है एस स्मार्ट वॉज फाउंडेड इन 1990. अच्छी बात है जी. एस स्मार्ट जो है ये 1990 में फाउंड हुई थी और डिपार्टमेंटल स्टोर है. डिपार्टमेंटल स्टोर से क्या पता चला कि ये ट्रेडर है या आप इसे कह सकते हैं रिटेलर है. डिपार्टमेंटल स्टोर है दैट इज टू से ट्रेडर है या रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है ये. केटरिंग टू द एंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट. एंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट, ग्रोसरी से खाने पीने की चीजें से लेकर क्लोथिंग तक सारी चीजें जो है ये एस स्मार्ट जो है ये सेल करते हैं. कहता है फॉर मिडिल इनकम क्लास ग्रुप्स. तो मिडिल इनकम क्लास ग्रुप के लिए ये लोग जो है गुड्स लेके आते हैं, ग्रोसरी, क्लोथिंग और बेचते हैं. कह रहे द कंपनी हैज सिंस ग्रोन. उस टाइम से 1990 से ग्रो कर गई है बहुत ज्यादा. लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत इनॉर्मस ग्रोथ देखी इन्होंने 1990 जब इन्होंने शुरू किया था. प्रॉब्ली एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर से शुरू किया होगा. अब दे हैव सीन लीप्स एंड बाउंड्स ग्रोथ, ह्यूज ग्रोथ, इमेंस ग्रोथ, मार्वलस ग्रोथ. एंड दे हैव इनॉग्रेटेड 100th स्टोर इन 2017. 2017 में देखो दोस्तों, मोटा मोटा देखें तो 28 years में 100 stores. दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली गुड. वो कह रहा है एस स्मार्ट जो है इज नोन फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. देखिए ऐसा है, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं इनमें बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं. भाई खाने पीने की आइटम होती हैं, क्लोथिंग होती है. अब ये किसी भी ब्रांड का रख सकते हैं. ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखते हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिसको कि वो अवेलेबल कराते हैं एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस. जो भी उसका एमआरपी होगा उससे डिस्काउंट पे एडेड स्टोर मिलेगा. डिस्काउंट में मिलेगा तो दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स. बट ऑब्वियस बात है.
द कंपनी क्लेम कर रही है कि हम एटलीस्ट 5% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस, जो रिटेल प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस है उससे कम से कम 5% कम। तो 100 रुपए का 95 तो आपको मिलेगा कम से कम, और कम भी हो सकता है। अक्रॉस द प्रोडक्ट सेगमेंट, कोई भी प्रोडक्ट हो हर एक में 5% डिस्काउंट, दैट्स रियली वेरी नाइस फॉर द कस्टमर्स, दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स। तो इनकी ये पॉलिसी जो है अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स के लिए अच्छी है। द सेल्स ऑफ द कंपनी हैव ग्रोन, सेल्स जो है ग्रो हुई है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यार बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखो ना, मोटा मोटा ये लोग ऑलमोस्ट 4 मार्ट्स जो है एवरी ईयर ऑलमोस्ट, ऐसा मान लो 4 के आसपास जो है ये खोलते जा रहे हैं। तो इनकी सेल्स जो है 30% ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है, मस्त है। कंपनी का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एनपी रेशियो इनकी सबसे ज्यादा है, नेट प्रॉफिट या पीएटी अपॉन सेल्स। साथ में हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन द इंडस्ट्री। यार ये इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को और फिर भी इतनी हाई है। स्ट्रेटजी समझो इनकी, आगे बढ़ो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो ज्यादा है, जबकि अपने कस्टमर्स को अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। वो कह रहा है एस्मार्ट के टाई अप्स हैं इनके मोर देन 500 वेंडर्स से, 500 से ज्यादा वेंडर्स, 500 से ज्यादा सेलर्स से इनके टाई अप्स है अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री। तो 500 वेंडर्स से ज्यादा ये सामान इन्हें देते हैं, वो प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो पहली चीज तो देखो इनकी स्ट्रेटजी क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कंप्लेन नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हाई डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट देंगे मार्केट प्राइस से या लिस्ट प्राइस से, तो दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स, सेकंड थिंग। फिर वो कह रहा है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑन डिमांड, जब डिमांड करेंगे तो एस्मार्ट को मिलेगा। एस्मार्ट पेज ऑल सप्लायर्स इन एडवांस, तो सप्लायर्स के लिए इससे अच्छी क्या बात है, ये पैसे पहले दे देते हैं, ये जो है सप्लायर्स को एडवांस में दे देते हैं, तो दे आर फेवर्ड कस्टमर। और वो कह रहा है हेंस एंजॉयज प्रेफरेंशियल प्राइसिंग, तो इनको प्राइसिंग भी सस्ती मिलती है भाई, जैसे कैश डिस्काउंट मिल गया। तो ये बाकी सब लोग बाद में पेमेंट करते हैं, ये पहले एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो इसके लिए में इन्हें प्रेफरेंशियल प्राइसिंग, इनको स्पेशल प्राइसिंग इनके लिए होती है। वो कहता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, कॉम्पिटिटर्स को वो चीज जो हम 100 रुपए की बेचते हैं, मतलब 100 रुपए का लिस्ट प्राइस है, कॉम्पिटिटर्स को अगर लेट्स से एग्जांपल वो लोग 80 दे रहे हैं तो हमें जो है 72 स्मार्ट को। व्हाई? वेरी सिंपल, बिकॉज दे गिव मनी इन एडवांस, झिकझिकबाजी नहीं, चिकचिकबाजी नहीं। द कंपनी प्रोक्योर्स प्रोडक्ट्स ऑन जिट फिलॉसफी। दोस्तों जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, जस्ट बिफोर, जैसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उसमें जस्ट बिफोर प्रोडक्शन करने से पहले खरीदा जाता है, जिट परचेजेस अगर मैं कहूं। और अगर ट्रेडर्स है तो जस्ट ये बिकने वाला उससे पहले मंगाया। मतलब आप जो है अपने पास, ये नहीं कि आपके बहुत सारे वेयर हाउसेज में सामान पड़ा हुआ है, ना 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 ना, हम सीधा अपने स्टोर रूम में सामान भेजते हैं। और वो वही चीज आगे एक्सप्लेन कर रहा है, which helps it to keep low level of inventories. Just in time inventory system में इनका इन्वेंट्री कम से कम होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में इनका इन्वेंट्री कम से कम होता है, बिकॉज ये मंगाते ही छोटी छोटी क्वांटिटी और रेगुलर बेसिस पे मंगाते हैं, देयर बाय फ्रीइंग अप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इनका जो है पैसा ब्लॉक ही नहीं होता। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई बड़े बड़े वेयर हाउसेस में सामान खरीद कर नहीं रखते, ये क्या करते हैं सीधा मंगाते हैं अपने जो है स्टोर में। वो कहते हैं द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द स्टोर्स, डायरेक्टली स्टोर रूम में जो इनके स्टोर्स हैं जहां से ये सामान बेचते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, सीधा वहां पहुंचाते हैं। कंपनीज ओन्ड ट्रक्स में, दोस्तों कंपनी के अपने ट्रक्स में, कंपनीज ओन्ड ट्रक्स में जो है, तो कंपनी के इनके अपने ट्रक्स हैं, अपने मिनी वैन्स हैं। तो ये दोस्तों इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का सिस्टम इनका क्या है कि ये खुद के ट्रक्स, खुद के मिनी वैन्स में सामान खरीदते हैं और जिट परचेजिंग सिस्टम करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी रेगुलर बेसिस पे मंगाते हैं। वो कहता है हेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउसेस, तो वेयर हाउसेस है ही नहीं इनके टू स्टोर प्रोडक्ट्स। दैट्स रियली वेरी नाइस स्ट्रेटजी फॉर देम। कि ये खरीदते कैसे हैं दोस्तों, ये खरीदते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी रेगुलर बेसिस पे, कैश डाउन करके, डिस्काउंट भी अच्छा मिलता है कस्टमर को, वही डिस्काउंट जो है काफी हद तक पास ऑन कर देते हैं। एंड देन उसके बाद जो है ये कंपनी ओन ट्रक्स और कंपनी ओन मिनी वैन्स में सामान मंगाते हैं, ताकि कभी ये ना हो कि हमारे पास शॉर्टेज हो जाए।
अपने व्हीकल्स से सप्लायर्स के यहाँ से मंगा लेते हैं कि कहीं सप्लायर कहे कि हाँ जी अभी नहीं है, अभी व्हीकल नहीं है ना, हम अपना व्हीकल भेज रहे हैं, आप जो है बस सामान भेजो, तैयार रखो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे थे कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स, कंपनी सेल कर रही है प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय हाउस होल्ड्स। ऑब्वियसली बात है, डे टू डे बेसिस पे स्मार्ट ऐसा ही है, बहुत तरह के ऐसे मार्ट्स हैं। तो वो कह रहा है डे टू डे बेसिस पे एंड इज नॉट कीन टू सेल प्रीमियम प्रोडक्ट्स। वो कहता है हम लोग ना हैवी कोई जैसे बहुत महंगे टॉयज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें हैं, या बहुत ज्यादा महंगे लेट्स से टेलीफोन्स रख लिए, नहीं ऐसी चीजें हम लोग नहीं रखते यार, लैपटॉप्स रख लिए, ना ना ना, हम चीजें नहीं रखते। हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैविंग हायर मार्जिन नहीं और लोअर डिमांड वो नहीं रखते। जो रेगुलर यूज के आइटम है जी, खाने पीने के आइटम, कपड़े, ठीक है जी, रेगुलर नमकीने, घी, तेल, मिल्क, कर्ड, वॉट एवर यू में से सिंपल। तो ये ऐसी हाई वैल्यू चीजें नहीं खरीदते, छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं। इंश्योर करता है इन्वेंट्री जो है जल्दी मूव हो जाता है स्टोर रूम से, तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है इस वजह से हाई है। आया गया आया गया आया गया, जल्दी जल्दी बिकता है इनका सामान। आया, थोड़े टाइम रहा, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी है, फ्रेश माल इनके पास मिलता है। तो इनकी क्वालिटी ऐसे भी मेंटेन रहती है। खाने पीने की चीजें मंगाते छोटी छोटी उतनी क्वांटिटी है जितना कि बिकने की उम्मीद होती है। कोई इनके अपने बड़े बड़े स्टोर रूम नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है। वो कह रहे थे कंपनी ओन्स ऑल स्टोर्स एंड ऑपरेट्स अंडर इट्स ब्रांड। 100 के 100 आउटलेट्स इनके अपने ओन्ड है, खुद के खरीदे हुए हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है। वो यही कह रहा है, देयर इज नो थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी अपॉइंटेड टू ऑपरेट द स्टोर्स। ये नहीं कि किसी और को कह दिया तुम ऑपरेट करो। बहुत सारी कंपनीज जो है फ्रेंचाइजी मॉडल पे एक्सपेंशन करती हैं, ये कहते हैं नहीं, हम अपने स्टोर्स खोलेंगे। तो खुद की इन्वेस्टमेंट, तो उसका क्या इंपैक्ट हुआ, उसका एक और बढ़िया चीज क्या हुई कि एक्चुअली है इनका कभी वो स्टोर खाली नहीं होगा। जैसे होता है ना कि लेट्स से हमने किसी को फ्रेंचाइज दिया, उसने लीज पे ली जगह, वो लीज एक्सपायर हो गई 5 साल 6 साल बाद, फिर वो जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है खाली करो, और इन्हें खाली करके कहीं और मूव करना पड़ता है, और कस्टमर जो है वहीं पे आते हैं, अब कोई कॉम्पिटिटर वहां आ जाए एंड सो ऑन। तो इनके अपने खरीदे हुए स्टोर्स है दोस्तों। वो कह रहा है सिंस द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोक्योर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं मैन्युफैक्चरर्स से, एंड सोल्ड टू द कस्टमर्स, देयर आर नो इंटरमीडियरीज इन बिटवीन। बीच में फिर कोई दलाली नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो एज सच फिर यहाँ पे भी इनका मार्जिन बचा। तो इनकी परचेज जो है डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स होती है, तो एज सच बीच में कोई दलाल नहीं है। गुड पॉलिसी है इनकी। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्मार्ट इन्वेस्ट इन सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये लोग जो है सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज देते हैं देन अग्रेसिव मार्केटिंग। ये ना क्या कहते हैं भाई, हम अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, नंबर 1, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देंगे, डिस्काउंट ऑफर करेंगे, कस्टमर को जो है हेल्प करने के लिए हमारे हेल्पर्स खड़े होंगे, सर मैम कुछ हेल्प करें, सामान उठवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, पैक करवाएं, आपको कोई चॉइस, कोई चीज ला के दे दें, एटसेट्रा। तो अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं। तो देखो कस्टमर को चाहिए क्या, वो वहां जाते हैं, डिस्काउंट अच्छा मिलता है, जाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जल्दी काम हो जाता है, अच्छी क्वालिटी के सामान मिलता है ना। तो एज सच कस्टमर को यही चीजें तो चाहिए इनसे। कहते थे कंपनी बिलीव्स दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। भाई हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करें, वो हमारी स्ट्रैटेजी है, रादर देन कि हम लोग ह्यूज स्पेंड ऑन मार्केटिंग करें। वो ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते, कहते हैं हम खास मार्केटिंग नहीं करते। ये नहीं है कि बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करते, नीड बेस्ड मार्केटिंग करते हैं। नीड बेस्ड मार्केटिंग करते हैं। अब जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा होगा तो ठीक है जी, उसमें और कुछ कर दिया, वट एवर। नीड बेस्ड मार्केटिंग इज कैरिड आउट बाय द कंपनी। स्मार्ट जो है एम्स टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। ये कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करना चाह रहे हैं थ्रू लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एट इट स्टोर, कि अच्छी सर्विस मिलेगी जी आपको वहां पर, जो है ट्रॉलीज मिलेंगी, बंदे गाइड करेंगे, और एज द केस में क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, सारी चीजें। तो वो इस तरीके से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है स्मार्ट इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जिसने की विटनेस किया लो एम्प्लॉय टर्नओवर। इनके एम्प्लॉयज भी इनको छोड़ के नहीं जाते दोस्तों। एक ऐसी कंपनी है इंडस्ट्री में जिनके एम्प्लॉयज, अब यार इस इंडस्ट्री में
जो काम करते हैं लोग, इसमें एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत होता है। बंदा आज है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई नया है, वो कहता है नहीं हमारे यहाँ पे नहीं, इस कंपनी में नहीं, इंडस्ट्री में बहुत टर्नओवर ज्यादा है, एम्प्लॉय टर्नओवर, इन जो लेबर टर्नओवर है इनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज जो है वेरी हाई होती है, क्योंकि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल्स, इस वजह से जो है भाई उनका मोराल अप होता है, मोटिवेटेड होते हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस होती है ऑल लेवल्स पे, और कंपनी रिवॉर्ड करती है एम्प्लॉयज को जेनरसली, उनको रिवॉर्ड देती है, उनको अवार्ड देती है, उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू कि ओके जी, विल गिव यू स्टॉक्स, यू हैव डन वर्क, गुड वर्क, ये लीजिए जी, टेक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ग्रेट। तो सस्ते में जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो अपने शेयर्स जो हैं कंपैरेटिवली मार्केट प्राइस से कम पे इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, एज द केस में भी। वो कह रहा है द कंपनी कंडक्ट्स ट्रेनिंग सेशंस, तो कंपनी जो है ट्रेनिंग सेशंस भी कराती है एम्प्लॉइज के पीरियोडिकली टू इक्विप देम विद लेटेस्ट टेक्निक्स, नए टेक्निक्स। अब यार बड़ी सिंपल सी बात है, देखो ना पुराने जमाने में 90s में तो यार मैनुअल चिट बनती होती नहीं, अब आज की डेट में तो क्या है, बार कोड रीडर है, आज की डेट में तो देर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कम इन। तो कह रहा है लेटेस्ट टेक्निक के लिए इनको ट्रेन करते हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए, भाई खरीदारी करनी है, सेल्स का स्टाफ है, मार्केटिंग करनी है, कस्टमर सर्विस देनी है, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स देते हैं। और वो कह रहा है द रिजल्ट ऑफ दीज एफर्ट्स, इसके एफर्ट्स के रिजल्ट क्लियरली विजिबल है बाय द कंपनीज ग्रोथ, की भाई अच्छी खासी ग्रोथ, आप देखो ना 30% की इनकी ग्रोथ हो रही थी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कह रहे कंपनी के हैज सॉलिड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड आईटी सेक्टर इनका बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे वो प्रोक्योरमेंट खरीदने का हो, चाहे वो लॉजिस्टिक, देखो ना खरीदने के लिए जेट इंप्लीमेंट करने के लिए तो आईटी चाहिए ही। होगा क्या, हमारे कंप्यूटर्स जो ये मार्ट है, इनके अपने कंप्यूटर्स जो एस मार्ट है, उनके अपने कंप्यूटर्स सप्लायर के कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर जैसे ही बार कोड रीडर से रियल टाइम में ये यहाँ पर जो है जैसे ही रीऑर्डर लेवल पहुंचा, रीऑर्डर लेवल प्री फीडेड होगा, एकदम से जो है सप्लायर को ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी मेंशन्ड है। तो इसका क्या इंपैक्ट है, तो प्रोक्योरमेंट, फिर लॉजिस्टिक्स एज द केस में भी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एज वेल एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, बिल्कुल क्लियर कि हाँ जी ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ है, और जो है सामान जो है यहीं से लेके जाना है। तो कस्टमर के पास ऐसे सच इन्होंने हमें बोला नहीं है कहीं पूरे सवाल में कि डिलीवरी करते हैं लोग, नहीं तो डिलीवरी भी कर देते, बट उसने कहा नहीं है। सेल्स, तो सेल करने के इनके लिए क्या करते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है। और वो कहता है इन्होंने इंप्लीमेंट किया SAP R3, ये कुछ लेटेस्ट जो है इनका सॉफ्टवेयर है SAP R3, जो कि लीडिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ग्लोबली, वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ERP पैकेज, ERP सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसी कंपनीज के लिए, मार्ट्स के लिए है, एप्लीकेबल है। तो ये इन्होंने वो वन ऑफ द बेस्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है। एंड वेरियस रिपोर्ट्स आ जाती है इन्वेंट्री लेवल्स की, सेल्स की, लिक्विडिटी पोजीशन की, एंड रियल टाइम बेसिस पे सीनियर मैनेजमेंट उस बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकते हैं कि यार ये वाली चीज जल्दी बिक रही है, इस पे फोकस करो, ये वाली चीज जो है स्लो हो रही है, इसका स्टॉक कम खरीदो, एंड सो ऑन एंड ऑन, ताकि ओवर स्टॉकिंग ना हो, लिक्विडिटी अच्छी हो। एंड आगे बढ़ते हैं, वो कहता है मैप करो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट एस्मार्ट टू पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल। दोस्तों पोर्टर के वैल्यू चेन मॉडल के वर्च्यू हमें मैप करना है वेरियस एस्मार्ट की पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल के हिसाब से। तो दोस्तों टोटल 9 एक्टिविटीज थी, जिसमें से कि 5 जो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, 4 जो है आपकी सपोर्ट एक्टिविटी, तो टोटल मिला के 9 एक्टिविटीज जो हैं उनको आपने मैप करके दिखाना है। लेकिन दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल आए केस स्टडी का, व्हाट यू नीड टू डू इज स्ट्रेट अवे स्मार्ट का ही है, स्मार्ट का ही है, ये नहीं शुरू करना। आपको अगर कभी भी ऐसे केस स्टडी आए, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू चेन मॉडल, तो पहले वैल्यू चेन एनालिसिस एक्सप्लेन कर दो, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस एक्सप्लेन कर दो। इसमें जो है आप वैल्यू चेन एनालिसिस एक्सप्लेन करने के बाद उसके बाद आप ये बता दो कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है एज द केस में भी आप बता दो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है, सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी हैं, और फिर ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, सपोर्ट एक्टिविटी क्या होता है, ये बताने के बाद, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी बताया, उसकी 5 एक्टिविटीज बता दी, और फिर 5 एक्टिविटीज के साथ साथ इस कंपनी स्मार्ट के पर्सपेक्टिव से भी
एक पैराग्राफ दे दिया, ओके ये मैप हो गया। एक जनरलाइज बताया, पहले जनरल बताना है, एक जनरल थिंग की कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक, दैट इज टू से केस से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसका आंसर लिखना कैसे है, आइए जरा इसी चीज को डिस्कस करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, राइट नाउ। हियर वी गो। सो गाइस, सबसे पहली चीज आपने क्या बतानी है, आपने बताना है वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है, हम लोग एनालाइज कर रहे चेन ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? वैल्यू चेन एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ चेन ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। हम लोग क्या कहते हैं, एक बिजनेस एंटिटी की एक्टिविटीज हैं, इंटरलिंक्ड है, ओवरऑल बिजनेस एंटिटी की अपनी इंटरलिंक्ड एंटिटीज एक्टिविटीज हैं, जहां वो इनपुट से आउटपुट निकालती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में तो इनपुट आउटपुट सीधा हो जाता है, ये ट्रेडिंग है तो खरीद से बेच निकालते हैं एज द केस में भी, परचेज से सेल निकालते हैं एज द केस में भी। और ऑब्वियस सी बात है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कर किस ले रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट्स जनरेट करें, अर्निंग्स करें। क्योंकि कस्टमर को जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं और जो हमारी कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज है, कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज से जितना हम कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं और उससे चार्ज कर पा रहे हैं, इनका डिफरेंस जो हमारा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों हम लोगों को वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में साथ में ये भी चीज बतानी चाहिए कि जो भी आपकी वैल्यू ऐड करने वाली एक्टिविटीज हैं, उन पे हमें फोकस करना चाहिए। बिजनेस एंटिटी को वो काम खुद करने चाहिए जिनसे वैल्यू ऐड होती है, वो उन पे फोकस करने। वैल्यू ऐड होती है का क्या मतलब, कस्टमर जिन चीज को वैल्यू देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स देते हैं, हम अपने कस्टमर को जो है आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, रिप्लेसमेंट ऑप्शन देते हैं, रिपेयर करवा के देते हैं चीजों को। कहने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर जिस चीज की वैल्यू देता है, हमें उन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए। और जिनको वो वैल्यू नहीं देता है उनको एलिमिनेट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। एलिमिनेट हो सकता है तो एलिमिनेट करो, बाईपास करो, और रिड्यूस हो सकती है तो रिड्यूस करो, और रिड्यूस नहीं हो सकती है तो उनको आउटसोर्स करो। जितना हो सकता है उन पे बहुत ज्यादा फोकस ना करो, उनमें जो है उनका टाइम रिड्यूस करो, उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली रिड्यूस करो। लेकिन जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उन पे फोकस करो। उसमें एज सच आप ये जानते हो कि कस्टमर उससे वैल्यू ज्यादा दे रहा है जितनी आपकी कॉस्ट है। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको वैल्यू चेन एनालिसिस का मीनिंग बताना है। दैट इज से वैल्यू चेन एनालिसिस में आपको क्या बताना है, वैल्यू चेन इज अ चेन ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। चेन ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, यही मैंने अभी आपको बोला। और इट फोकसेस ऑन द एंटायर सेट ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज। तो इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज होती है जो प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज है, सारी की सारी इंटरलिंक्ड होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में ये लोग, सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में सामान खरीद के लेके आएंगे, सामान खरीद के लेके आएंगे। अब सामान खरीद के लेके आएंगे, अब इसमें सपोर्ट जो है, सामान खरीदना एक अलग एक्टिविटी है, उसको लाना एक अलग एक्टिविटी है। मिनी वैन्स में अपनी जो है व्हीकल्स में, अपने व्हीकल्स में लेके आना, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और उसको परचेज को नेगोशिएट करना, एज द केस में प्राइसिंग उनकी नेगोशिएट करना, टर्म्स नेगोशिएट करना, जो भी है वो जो है परचेजिंग एक्टिविटी, वो सपोर्ट एक्टिविटी है। तो अकॉर्डिंगली ये सारी एक्टिविटीज दोस्तों कनेक्टेड है। फिर उसके बाद लाके उसको जो है यहाँ पर जो है स्टोर किया, स्टोर करने के बाद फिर उसको जो है सेल करना शुरू किया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में लेके गए। ऑपरेशंस करना है तो ऑपरेशंस में सेल करने का जो भी आपकी एक्टिविटी है, और सेल करने के लिए आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स, ये सारे कनेक्टेड हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज कनेक्टेड। तो आपको जो पोर्टर हैं उन्होंने अपना किस तरीके से कैटेगराइज किया इन एक्टिविटीज को, विल सी दैट। और जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज, अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं, उनको रिड्यूस करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टोर करना एक वेस्टफुल एक्टिविटी है, तो उन्होंने स्टोर खुद करना छोड़ ही दिया। इन्होंने वेयर हाउसिंग करते ही नहीं है, स्टोर इनके अपने वेयर हाउसेज है ही नहीं। सीधा सामान जो इनके जो है सीधा इनके रिटेल आउटलेट्स में सीधा इनके मार्ट में आता है, जहां से इन्होंने कस्टमर को सामान बेचना है। तो इनकी स्टोरिंग एक्टिविटी एलिमिनेट ही हो गई जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम के ल्यू में। तो इन्होंने वेस्टफुल एक्टिविटी को एलिमिनेट ही कर दिया अपने बिजनेस से, और उसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस जो है हमें आइडेंटिफाई करने को हेल्प करता है कि कौन सी एक्टिविटी
हमारे किस एक्टिविटी पे हमें फोकस करना चाहिए और किस एक्टिविटी को बाईपास, रिड्यूस, एलिमिनेट या आउटसोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे थे हम लोग। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ चेन ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। इट फोकसेस ऑन एंटायर सेट ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज दैट बिजनेस undertakes to convert business inputs into business outputs, purchased by the customer। जो भी कस्टमर जो है खरीदता है उसको भाई कस्टमर किस चीज को वैल्यू देता है। तो अ बिजनेस कैरीज आउट दीज एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट मार्जिन, बट ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज, ये 9 एक्टिविटीज जो 4 सपोर्ट एक्टिविटीज और 5 आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज दोस्तों कौन सी है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ऑपरेशंस है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स और फिर सर्विसेज या आफ्टर सेल्स सर्विस जैसा मर्जी कहते हैं। एंड सपोर्ट एक्टिविटीज कौन सी है दोस्तों? फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट। इन सबको आपने एक्सप्लेन करना है एंड विद रेफरेंस। पहले आपने जनरल एक्सप्लेन करना है और फिर जनरल एक्सप्लेन करने के बाद स्मार्ट के केस के रिगार्ड में आपको उसके रिगार्ड में 1 2 3 सेंटेंस डिपेंड करता है कितना आपको लिखना है साथ में। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दोस्तों जो बिजनेस एंटिटी है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न इन्हीं एक्टिविटीज के लियो में करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम लोग क्या करें? बिजनेस को अंडरटेक करना चाहिए सिर्फ वही एक्टिविटीज, ओनली दोज एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू द एंड प्रोडक्ट। तो हमें क्या है? फोकस करना चाहिए वैल्यू एक्टिविटीज पे एंड जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट या सर्विसेज को वैल्यू ऐड करते हैं और वो करें। इफ दीज एक्टिविटीज आर एलिमिनेटेड, अगर इनको एलिमिनेट कर दिया इन एक्टिविटीज, लेट्स से आफ्टर सेल सर्विस छोड़ दी, तो यार कस्टमर की सेटिस्फैक्शन डाउन हो जाएगी, है जी। और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, बट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को अगर इफ एलिमिनेटेड देन इट विल रिड्यूस द एक्चुअल यूटिलिटी और यूजफुलनेस विच द कस्टमर ऑब्टेन्स फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। तो उनको एलिमिनेट नहीं करना है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को। इन वीसीए हेल्प्स, वैल्यू चेन एनालिसिस हेल्प्स बिजनेस एंटिटी बिजनेस आइडेंटिफाई। बिजनेस को क्या करता है? हेल्प करता है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच आर नॉट एडिंग वैल्यू, दैट इज वेस्टफुल एक्टिविटीज। एंड दोस्तों इन वेस्टफुल एक्टिविटीज का एक एग्जांपल जैसा मैंने अभी आपको बोला था, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये लोग नहीं करते इस वजह से, तो इसमें इन्होंने उसको एलिमिनेट किया हुआ है। तो ये एन एग्जांपल ऑफ अ वेस्टफुल एक्टिविटी वुड बी अननेसेसरी स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच इंक्रीजेस द इन्वेंटरी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सच एक्टिविटी मे बी रिमूव्ड टू एंश्योर द मार्जिन ऑफ बिजनेस इंप्रूव्स। बट ऑब्वियसली बात है आपने क्या किया? आपने जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम शुरू किया स्मार्ट ने और उसके लियो में इनका मार्जिन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनको स्टोरेज का कैरिंग कॉस्ट का खर्चा नहीं पड़ा। इसी वजह से तो ये एडवांस देके और अच्छे स्पेशल प्राइसिंग जो है और ऑब्टेन कर पाते हैं। और इसमें अब इनकी जो सेल्स स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करते, ये कस्टमर को अच्छे डिस्काउंट, अच्छी सर्विस देते हैं, कस्टमर को अच्छे डिस्काउंट देते हैं और वो डिस्काउंट यहां से लिया सप्लायर से और यहां कस्टमर को पास किया। बाकी कोई एडवांस में नहीं खेलता, कोई इस तरीके से नहीं कर रहा। तो हमारा बिजनेस मॉडल जो है इनका स्मार्ट का बिजनेस करने का जो तरीका है वो बहुत सही है। और वो कह रहा है वीसीए हेल्प्स in identifying which activities are best undertaken by the business and which are best outsourced। तो दोस्तों जो हमारे पोर्टर साहब हैं उन्होंने एक्टिविटीज जो हैं पोर्टर ने आइडेंटिफाई किया वैल्यू चेन एक्टिविटीज को प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में। अब आप अगर प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज को अगर आप जल्दी से पोर्टर के फॉर्मेट में देखें तो पोर्टर ने ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे नहीं। जब एग्जाम पर्पसेस के लिए लिखेंगे तो विल नॉट राइट दिस थिंग डाउन, विल राइट ऑल द थिंग्स जितनी मैंने अभी बताई है वो लिखवा दूंगा, लेकिन आपको ये वाली चीज नहीं लिखनी क्योंकि हम लोग इन एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अब मैं अगर बात करूं प्राइमरी एक्टिविटीज की, पहली चीज प्राइमरी एक्टिविटी होती कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो कि डायरेक्टली क्रिएट करना, वो चीज इनपुट को कन्वर्ट करना इनटू आउटपुट। दैट इज जो हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट देना है या कस्टमर को सर्विस देनी है, उसको जो है उससे डायरेक्टली उसको क्रिएट करके डिलीवर करने से रिलेटेड है। उसको रॉ मटेरियल जैसे लेके आए, यहां रॉ मटेरियल नहीं है बट जैसे यहां पे ये सामान खरीद के लेके आए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर उसके बाद जो है एज द केस में भी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद फिर इन्होंने जो है इसको रैक्स वैक्स में लगवाया और फिर उसके बाद जो है इसको सेल करने का प्लान किया कि भाई कैसे सेल करें। तो इनका जो मैकेनिज्म रहा उसमें आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनको एज सच इनबाउंड के लिए तो इन्होंने अपने व्हीकल्स रख रखे हैं, आउटबाउंड के लिए कस्टमर खुद ले जाता है। एंड मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी डिस्काउंट है, दे डू नॉट एडवर्टाइज टू मच। ये तो है इनका अपने मार्ट में अंदर जो भी अपनी स्कीम्स वगैरह है वो तो एडवर्टाइज करेंगे, बट हैवीली
जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं खर्च करते और सर्विस बहुत अच्छी देते हैं अपने कस्टमर को। तो अकॉर्डिंगली ये दोस्तों, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्रिएटिंग द प्रोडक्ट या क्रिएटिंग द सर्विस एंड डिलीवरिंग टू द कस्टमर। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज, ये 5 एक्टिविटीज हैं। एंड दोस्तों सपोर्ट एक्टिविटीज की अगर बात करें तो सपोर्ट एक्टिविटीज जो हैं एंसिलरी एक्टिविटीज, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। अब अगर मैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एक एक करके अगर मैं प्राइमरी एक्टिविटीज की पहले बात करूं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करूं, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जनरली क्या होता है भाई, हम लोग मटेरियल खरीदना नहीं, लेके आना। अगर टेक एन एग्जांपल, रॉ मटेरियल होता, रॉ मटेरियल लेके आना अपने सप्लायर से। अब यहां इनके केस में, एस-स्मार्ट के केस में, ये लोग जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन रिटेल, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। ये रिटेल में इन्वॉल्व हैं, ये जो है मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व नहीं है। तो एस-स्मार्ट क्या कर रहा है, एस-स्मार्ट भी सामान खरीद के लेके आ रहा है, और जो ये अपने व्हीकल्स में लेके आते हैं उनको ये अपने रिटेल स्टोर्स में रखते हैं। अपना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में जो सामान इनके अपनी ओन ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, ये टाइमली डिलीवरी करना चाह रहे हैं, ये जेट परचेज सिस्टम रख रहे हैं, ये अपने पास इन्वेंट्री मिनिमम टू मिनिमम रख रहे हैं, ये स्टॉक आउट्स अवॉइड कर रहे हैं, खुद के व्हीकल से उठा के लेके आते हैं, कस्टमर सप्लायर को एडवांस कैश पे करते हैं, और ये सारी एक्टिविटी जो है दोस्तों इनकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी में आएगी। देन दूसरा दोस्तों ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशंस जनरली क्या होता है, हम लोग इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। वो चीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उनके लिए, लेकिन इनके लिए ट्रेडर के लिए नहीं, रिटेल बिजनेस के लिए नहीं। रिटेल बिजनेस के लिए क्या होता है, जो ये अपने स्टोर्स को रन कर रहे हैं, जो अपने स्टोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके रैक्स में कौन सी चीज किस रैक में होगी, किधर कोल्ड स्टोरेज की चीजें अलग, अदरवाइज नॉर्मल जो है स्टोरेज अलग, कौन सी चीज कहां होगी, सेगमेंट सेक्शंस लगाना, इन्वेंट्री के लेवल को प्लान करना, कब किसका कितना रीऑर्डर लेवल, कितना मिनिमम लेवल, ठीक है जी, कितना मैक्सिमम लेवल हो सकता है, हर एक ओवरऑल प्लान बनाना कि ओके जी हमारे जो ये मार्ट है इसमें किस तरीके से दिखना चाहिए, कस्टमर यहां से अपनी ट्रॉली विरॉली लेके जाएगा, वो सारी चीजें, ऑल दोस थिंग्स। तो एस-स्मार्ट के अपने 100 स्टोर्स हैं जो कि ये खुद के खरीदते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मोस्ट लाइकली इनके दिमाग में ना एक चीज होगी कि भाई हर जगह हमारे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 500 गज का जो है हमारे पास 500 जो है स्क्वायर यार्ड्स का एरिया होगा, और इस तरीके से प्लान करेंगे। तो दे हैव देयर ओन डिजाइंस, दे डू नॉट हैव एनी एजेंसी और फ्रेंचाइजी मॉडल। तो इनका अपना जो है अंदर की एम्बियंस अपनी होगी इनकी अपनी ओनरशिप के कारण ऐसा कभी नहीं है कि ये अपने एक स्टोर की, एक जगह की, एक प्लेस की गुडविल क्रिएट करें। ऑब्वियसली अपने नाम की तो है ही है इनकी गुडविल, उस पर्टिकुलर जगह पे लोग जाएं कि हाँ जी ये जगह है जहां से मिलता है, हमें सस्ता सामान मिलता है, अच्छा सर्विस मिलती है, तो वो उस जगह को फिर लेके कल को खाली करना पड़े, ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। तो बेसिकली क्योंकि ये लीज पे लेते नहीं है, तो ओन करते हैं, तो इनका जो काम करने का तरीका, ऑपरेशंस करने का तरीका है, वो बहुत ही बढ़िया है। कस्टमर इनके कभी भी लूज नहीं होने चाहिए, ये अपने कस्टमर्स को जो है बेस्ट वैल्यू देना चाहते हैं, और इसीलिए ये अपने सारे स्टोर्स का सेम सिमिलर लेआउट रख सकते हैं, सिमिलर जो है सेटअप रख सकते हैं, ताकि कस्टमर किसी भी जगह, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड जाते हो, वहां एक खुशबू आ रही होती है, लेकिन अंदर की एम्बियंस भी कुछ सिमिलर होती है, बट सबका ना साइज सेम नहीं होता। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बर्गर सेम होता है, प्रोडक्ट सेम होता है, लेकिन अब आप सोचिए किसी आप मार्ट में जाते हैं, यहां जाए वहां जाए वहां जाए, सबका लेआउट सेम है। तो हम कहीं पे भी चले जाएं, wherever we go, they have the same layout, similar layout, और उस हिसाब से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जो उनको प्लान, जो उनका लेआउट बेस्ट लगेगा, उनका एक जगह पे, वो सारी जगह पे वही लेआउट जो है सेटअप करेंगे, और इस तरीके से इनकी अपनी ब्रांड भी बनेगी कि ओके जी ये सेगमेंट इनका जो काम करने का तरीका है, वो इनके काम करने के तरीके को जो है कस्टमर अप्रिशिएट करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जनरली क्या होता है दोस्तों, चाहे वो रिटेलर का केस हो, चाहे मैन्युफैक्चरर का केस हो, प्लान कर रहे हैं हम लोग किस चीज को, डिस्पैच को प्लान करें, डिस्पैच को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं गुड्स, जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को प्लान करना है, एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना है आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स, जो मर्जी कह दो। फिर अगर इनके तो नहीं है, बट अदरवाइज जनरली वेयर हाउसिंग भी होते हैं कि हमारे फिनिश गुड्स, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं तो फिनिश गुड्स बना के हम लोग जो उनको वेयर हाउसेज में रख रहे हैं, और फिर एज द केस में भी हम अपने कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करके दे के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों
इनके रिगार्ड में, अगर स्मार्ट के रिगार्ड में बात करूं, पहली चीज इनके अपने स्टोर्स हैं। इनके अपने स्टोर्स हैं, ये कोई किसी को आउटसोर्स नहीं करते। तो इस हिसाब से इन्होंने कोई वेयर हाउसिंग रिक्वायरमेंट इनको है ही नहीं। ये जो है कस्टमर खुद आके इनके यहाँ से पिक करके जाता है। एज सच इनको इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें जो है कस्टमर के पास पहुंचाना है। अब उन्होंने बोला होता है ये स्ट्रैटेजी, अगर सेल्स स्ट्रैटेजी अगर ये इससे लिंक कर देते आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से कि ओके जी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करके आ रहे हैं, तो वी वुड हैव टेकन दैट। बट एनी हाउ दैट इज नॉट देयर, दैट दे आर डिलीवरिंग टू द कस्टमर। तो कस्टमर खुद आता है, देमसेल्व्स आते हैं और लेके जाते हैं। एंड देन इनका खुद का बहुत ही बढ़िया आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग है। कस्टमर आता है, लाइनें ज्यादा नहीं लगती, क्विक चेकआउट, क्विक जो है इनकी इनवॉइसिंग बिलिंग होती है। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में सिंपल, ये बिलिंग हुई, कस्टमर बाहर निकला, ये बैरियर्स लगे हुए हैं, जैसे बिलिंग उसने बिल दिखाया, बाहर निकल गया, एज द केस में भी। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में दोस्तों क्या होता है? मार्केटिंग एंड सेल्स बेसिकली हम अपने कस्टमर को अवेयर करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम अपने कस्टमर को जो है, हम लोग जो है गुड्स की या सर्विसेज की जो है स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड कर रहे हैं। एज सच हम प्राइस कितना चार्ज करेंगे उसकी जो है इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। प्राइस मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग कर रहे हैं। एज द केस में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों। स्मार्ट एज सच ये लोग ज्यादा फोकस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। ये लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में फोकस नहीं। दे डू नॉट स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इन मार्केटिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केटिंग पे बिल्कुल खर्च नहीं करते, बट ये लोग जो है मेजर फोकस करते हैं कि कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कस्टमर को जो है एक गुड एक्सपीरियंस मिले और कस्टमर को जो है एक अच्छे डिस्काउंट मिले। वो आएगा, उसको क्विकली उसको सर्विस मिल गई, जल्दी से उसका जो है काम हो गया और उस हिसाब से डिस्काउंट्स भी अच्छे मिल गए। दैट्स हाउ द कस्टमर विल बी लॉयल टू दिस ब्रांड स्मार्ट। एंड देन उसके बाद दोस्तों सर्विस की बात करें तो सर्विस में जनरली क्या होता है, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कोई, अगर लेट्स से एयर कंडीशनिंग या लेट्स से रेफ्रिजरेटर, कोई चीज अगर इंस्टॉल करानी है तो वो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, कस्टमर की ट्रेनिंग से रिलेटेड, कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कोई रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। तो एज सच मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में ये होता है। ट्रेडिंग या रिटेलर के केस में दोस्तों क्या होगा, ये लोग अपने कस्टमर को सर्विस कैसे देंगे। कस्टमर अगर लेट्स से कुछ कोई अगर गलत चला गया, वैसे तो क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, बट अगर कहीं लेट्स से एन एग्जांपल कोई चीज़ गलत चली गई तो उसको रिप्लेस करके देंगे। कोई चीज़ जो है खराब हो गई उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये लोग जो है उनको कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं। यही चीज इनका जो है अल्टीमेटली इनको सर्विस ही जो है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और कस्टमर की लॉयल्टी जो है स्मार्ट की तरफ जो है बना के रखता है। एंड देन फिर बारी आती है दोस्तों हम लोग सपोर्ट एक्टिविटीज की बात करें तो सपोर्ट एक्टिविटीज में लेट्स टॉक अबाउट द प्रोक्योरमेंट फर्स्ट। दोस्तों पहली चीज सपोर्ट एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती क्या है? ये वो एक्टिविटीज होती है जो कि सपोर्ट करती हैं या हेल्प करती है प्राइमरी एक्टिविटीज में, उनकी फंक्शनिंग में सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की फंक्शन करने में। फिर उसके बाद जो है दोस्तों आप प्रोक्योरमेंट की अगर बात करें तो प्रोक्योरमेंट में आप क्या कहेंगे? प्रोक्योरमेंट मींस परचेज कर रहे हैं हम लोग। अगर मैन्युफैक्चरर होता तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कंज्यूमर स्टोर्स खरीद रहे हैं या अदरवाइज पार कोई भी चीज खरीद रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है, रिटेलर है, तो उस केस में जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसको कि इन्होंने अल्टीमेटली बेचना है अपने कस्टमर को, तो उसमें बेसिकली परचेजिंग में क्या आएगा, किस वेंडर से खरीदना है, किस बंदे से खरीदना है, कैसे प्लेस करना है उसको ऑर्डर, और फिर एज द केस में भी कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स के, वो सारी चीज आइडेंटिफाई करना, अलग अलग सप्लायर्स, अलग अलग जो है वेंडर्स, उनको जो है सप्लाई करना, सप्लायर को जो है ढूंढना, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाले वेंडर की सिलेक्शन करना, उनको ऑर्डर प्लेस करना। एज सच इनके अपने 500 वेंडर्स हैं, स्मार्ट के अपने 500 ऑल इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंट अक्रॉस नेशन, इनके अलग अलग मार्ट्स हैं और इनके 500 वेंडर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस इंडिया। एंड इनको 500 वेंडर्स को ये लोग एडवांस पेमेंट करते हैं। इनके प्रोक्योरमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और ये एडवांस में पेमेंट करते हैं तो इनको डिस्काउंट भी अच्छा मिलता है, और डिस्काउंट अच्छा मिलता है तो वो डिस्काउंट जो है ये अपने कस्टमर्स को फर्दर आगे पास ऑन करते हैं और यही इनको जो है अल्टीमेटली सेल्स में भी हेल्प कर जाता है।
देन उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी ऑटोमेशन करें, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, या अदरवाइज लेट्स टेक एन एग्जांपल अकाउंटिंग, फाइनेंस, उसमें जो है अपनी ऑटोमेशन, रिकॉर्डिंग। अब एज सच अगर हम कहें तो ये जो एस स्मार्ट है, उन्होंने ईआरपी पैकेज R3 सैप R3 जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, उसको इंप्लीमेंट करने से, उस सैप R3 को इंप्लीमेंट करने से इनकी जो है प्रोक्योरमेंट, इनके लॉजिस्टिक्स, इनकी सेल्स, इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनकी ये सारी चीजें जो हैं उसमें इम्बाइब हो गई और सीनियर मैनेजमेंट को रेगुलर बेसिस पे उसकी रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। तो एज सच क्या रीऑर्डर लेवल वो तो ऑब्वियसली फिक्स करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली जो इनका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। कोई चीज अगर सरप्लस हो रही है तो वो इनको टॉप मैनेजमेंट को पता चल जाता है, कोई चीज की शॉर्टेज हो रही है वो टॉप मैनेजमेंट को पता चल जाता है। उन्होंने ये ईआरपी पैकेज जो है सैप R3 को, लेटेस्ट वाले को जो है इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, और इस वजह से जो है ये अपना जिट परचेजिंग भी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं जस्ट इन टाइम। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, नहीं तो जस्ट इन टाइम वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अगर मैनुअल होता काम वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। नाउ अब इस केस में क्या है, यहां कस्टमर से जो है ये कस्टमर आया, उसने सामान खरीदा, हमारे पास ये स्टोर रूम में सामान इतना ही रह गया कि आज का, कल का, एक दो दिन का ही रह रहा है। इमीडिएटली जो है यहाँ से, हमारे यहाँ से ऑर्डर प्लेस होगा, कल तक में सामान आ जाएगा। और सामान भी कैसे आएगा? एज सच आपको पता ही है, ये अपने व्हीकल से इनबाउंड जो लॉजिस्टिक्स ये करते हैं, अपने व्हीकल से करते हैं। तो बेसिकली फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लो ऑफ प्रोडक्ट जो ये हो रहा है फ्रॉम देयर सप्लायर, जो इन्होंने खरीदना है, ये उसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से प्रोक्योरमेंट जो है पूरा का पूरा कनेक्टेड है। लेकिन इसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोक्योरमेंट में भी हेल्प कर रही है। वो इनको जो है एज द केस में भी अगर मैं कहूँ ऑपरेशंस, तो भाई बारकोड रीडर वगैरह उसमें जो है ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस में इसमें भी हेल्प कर रही है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हमने जैसे कहा भाई वो बारकोड रीडर, सॉरी इसमें है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है इसमें आएगा, बारकोड रीडर एक्सेट्रा इसमें आएगा। फिर ऑपरेशंस जो है कौन सी चीज कहाँ है, ये वाली चीज जो है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है। और फिर एज द केस में मार्केटिंग एंड सेल्स एंड लिक्विडिटी पोजीशन, आपकी कितनी सेल्स हो रही है, क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए टॉप मैनेजमेंट को रियल टाइम बेसिस पे, सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी इस हिसाब से। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है? रिक्रूटमेंट आती है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अब रिवॉर्डिंग या जैसा भी बोनस देना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो खैर मैंने बोल ही दिया, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भी है एज द केस में भी अपने एम्प्लॉइज को जो है रिटेन करने का। तो एज सच इनका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कंपनी का, एस स्मार्ट का, ये इनकी टर्नओवर, इन जो लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर है वो बहुत ही कम है। इनकी एम्प्लॉय टर्नओवर जो है इनका एज सच एम्प्लॉइज छोड़ के नहीं जाते इनको, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, दे आर वेरी वेरी हाईली मोटिवेटेड। व्हाई? बिकॉज उनको रिवॉर्ड मिलता है, जो अच्छे से काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के फॉर्म में, एज वेल एज उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग मिलती है, उनको मोटिवेशनल सेशंस मिलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है इस वजह से अच्छी होती जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें सब चीजें आ जाएंगी। अब मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जनरल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके साथ में इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, इनके ये डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, फाइनेंस एक्सेट्रा, लीगल, अकाउंटिंग, ये सारे आएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अगर इनकी बात करें दिस एस स्मार्ट की, तो इनकी एज सच नंबर एक, इनके कस्टमर सारा कैश देके जाते हैं, अच्छी खासी इनकी लिक्विडिटी है, लेकिन स्टिल इनकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम है। और इनका जो है कंपनी के अपने ओन ट्रक्स यूज कर रहे हैं, अपनी वैन्स यूज कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी ही स्टोर्स पे काम कर रहे हैं। साथ में इनका जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी प्लानिंग जो है, टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग बहुत बहुत तरीके से कर रखी है, जिस हिसाब से फिर ये ग्रो कर पा रहे हैं इतना इनॉर्मसली। 30% सेल्स इनकी ग्रो कर रही है, हाईएस्ट ROE, हाईएस्ट जो है नेट प्रॉफिट रेशियो इन द इंडस्ट्री इसी कंपनी की है। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को आप अपने शब्दों में लिखेंगे, लेकिन क्विकली मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़वा देता हूँ एक आंसर जैसा लिखा जा सकता है। नाउ सबसे पहली चीज दोस्तों, आप प्राइमरी एक्टिविटीज देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? दोज एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द एंड कस्टमर। कस्टमर को हम लोग भाई मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम लोग जैसे अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं,
रिटेलर्स के लिए खरीद के डिलीवर कर रहे हैं एज द केस में भी, या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कस्टमर्स को। दोस्तों इसका पहला जो है हमारा आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये पहली प्राइमरी एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, अरेंजिंग इनबाउंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल और स्टॉक एंड ट्रेड फ्रॉम द सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है, रिटेल है तो इसलिए, और रिटेल स्टोर्स भी बोला। देन एस्मार्ट के रिगार्ड में बताना है, वो जनरल पैराग्राफ पहला। फिर उसके बाद जो है कंपनी के रिगार्ड में कि एस्मार्ट जो है इज नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। सारी की सारी एक्टिविटीज जो है रिटेल स्टोर्स में लेके आने की है सप्लायर के यहाँ से। तो बेसिकली इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आ रहा है, अपने ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है, दे हैव देयर ओन ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिटेल स्टोर्स। द कंपनी ऑल्सो हैज जिट सिस्टम इन प्लेस, ऑब्वियसली बात है जिट सिस्टम है, एंड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल रखते हैं स्टॉक आउट्स अवॉइड करने के लिए। जो है अपना जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में स्टॉक आउट अवॉइड हो जाता है, अपने इन्वेंट्री अपने जो इनके ट्रक्स है तो एज सच फिर स्टॉक आउट अवॉइड हो जाता है, ये सारी चीज। देन ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशंस आर इन्वॉल्वड इन दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में जो है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ दोज, इनके केस में रनिंग ऑफ स्टोर्स में होगा, प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स की कितना रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, लेआउट ऑफ वेरियस स्टोर्स की भी कैसा लेआउट होगा अंदर का। एंड देन एस्मार्ट जो ऑपरेट करते हैं अपने 100 स्टोर्स से विच आर ओन्ड बाय देमसेल्व्स, द कंपनी डज नॉट हैव फ्रेंचाइज और एजेंट मॉडल, ये इनका जो है ऑपरेट करने का तरीका है इन द स्टोर्स। देन इसमें क्या है, ओनरशिप ऑफ द स्टोर्स इंश्योर करेगी नो रिस्क ऑफ क्लोजिंग stores due to the expiry of lease agreements, and the quality standards are maintained across the various stores and customers get the best value. So the company can also invest in to build and the best and similar layout, similar layout भाई, ये similar जो है land, similar जो है place खरीदेंगे as the case में भी similar layout जो है setup करेंगे, and in all the stores which will help in working efficiently and also building its brand. फिर उसके बाद outbound logistics की बात करें तो these include planning, dispatch, distribution, management, transportation, warehousing and order fulfillment, delivery of product to customers for both manufacturers and retailers. अब दोस्तों ये outbound logistics इनमें एस्मार्ट में तो as such इनके अपने stores हैं, as such इनके अपने warehouses नहीं है, there are no outsourcing, there are no franchise agreement, there are no warehousing requirements, and as such the customers directly pick up from the stores and there is no transportation requirement in this केस। देन फिर इसके बाद अगली चीज क्या आती है दोस्तों, नेक्स्ट चीज, अच्छा इसी में फिर जो है अगर हम लोग बोले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जो है ये लोग यूज कर रहे हैं, जिससे कि द सॉलिड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स दैट द कस्टमर वेटिंग टाइम इज आल्सो लो। इनका कस्टमर का वेटिंग टाइम भी जो है वो बहुत कम है, एंड इनवॉइसिंग एंड चेकआउट जो है वो बहुत फास्ट है। तो ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये भी इन्वॉल्वमेंट है कि भाई कस्टमर जो बाहर जा रहा है वो स्मूथली इस तरीके से जा रहा है। देन उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स आर the means whereby customers are made aware of the product, stimulate करते demand, customer को communicate करते हैं, which is ultimately sold to them. The activities include selling the product to the end customer, covering activities like product management, price management, promotion, marketing management. Smart जो है builds customers loyalty. Obviously किस तरीके से करते हैं, by offering high quantity discounts, high quality products as well as discount भी अच्छा खासा मिलता है, affordable pricing होती है। Do not spend a huge amount on marketing, बहुत ज़्यादा इनकी marketing का गेम प्लान नहीं है। देन सर्विस की बात करें, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस जनरली रेफर्स टू आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई उसको कस्टमर बड़ी चीज़ें जो है हम आके कर देंगे, छोटी चीज़ें आप ले आना, एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स, इवन ट्रेनिंग ऑफ द कस्टमर्स। बट इन केस ऑफ रिटेल स्टोर्स द सर्विस वुड एनकम्पास द सुपीरियर एक्सपीरियंस एट द स्टोर्स एंड द मैनेजिंग रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट्स। के भाई अगर लेट्स से कोई चीज़ है, नहीं यार ये कलर बदलना, हाँ जी लीजिए, अरे ये ना डब्बा पिचका हुआ था, अरे लीजिए, whatever. So S-Mart aims to build customer loyalty through high level of customer service. वैसे in any case ये डब्बा पिचका हुआ वगैरह होना नहीं चाहिए, वो पहले से ही चेक हो जाना चाहिए इस चीज़ को। खैर हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एट इट स्टोर। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है उसके बाद आती है दोस्तों, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में पहली सपोर्ट, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं। प्रोक्योरमेंट इनकी पहली एक्टिविटी, हमने बोला प्रोक्योरमेंट
refers to the process of purchasing various products and include activities like identifying sources of those products कि कहाँ से आएगा, then vendor selection, फिर उनमें से best जो vendor है या supplier है वो choose करना, placing an order. S-Mart deals with over 500 vendors across the country, across India on advanced payment terms and procure high quality products at preferential pricing. तो इनको preferential pricing मिलती है, 500 stores से खरीदते हैं, advance payment करते हैं. This also helps get better discounts, thereby ensuring that it does not carry the burden of discounts being offered to the customer. कि customer को जो ये extra discount दे रहे कम से कम 5% हम देंगे वो इनके ऊपर सीधा हिट ना पड़े, क्योंकि इनको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं जो कि ये पास ऑन करते हैं अपने कस्टमर को. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, द टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज सभी में है. दैट इज टू से ये ERP और ऑटोमेशन ये सारी चीज़ें हो सकती है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्होंने SAP implemented SAP R3 and ERP package which helps in management of various functions, procurement में, logistics में, sales में, सभी में help कर रहा है. ERP and solid IT structure infrastructure helps to ensure JIT system भी जो है efficiently तभी work कर पा रहा है because of this ERP, thereby assisting real-time monitoring of inventory levels and triggering purchase orders when the inventory levels are low. जैसे inventory level low होगा, immediately computer ही order place कर देगा. आपका ये barcode reader ने बताया अरे reorder level पहुंच गया, immediately जो है आपके computer से automatically जो है order place हो जाएगा supplier के पास. The entire flow of products from an order placement till delivery to the customer can be tracked seamlessly. कि हाँ जी क्या है खरीदा से लेकर अल्टीमेटली पहुंचा कस्टमर के पास, सीमलेसली जो है इस ERP पैकेज के थ्रू कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं. वेरियस रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू इन्वेंट्री लेवल्स, अलग अलग इन्वेंट्री, अलग अलग प्रोडक्ट के इन्वेंट्री लेवल्स, मैक्सिमम मिनिमम रिऑर्डर लेवल एटसेट्रा, सेल्स, लिक्विडिटी पोजीशन एटसेट्रा आर अवेलेबल ऑन रियल टाइम बेसिस टू द सीनियर मैनेजमेंट. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बेसिकली इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. S-Mart has low employee turnover, high motivation, rewards all the employees, conducts periodic training and development programs for the employees. The employees are highly motivated, translates consistently high performance as such. Then infrastructure, it includes not only physical infrastructure but also departments of management, finance, legal, etc. All these are organization जो है परफॉर्मेंस के लिए बेटर. सो S-Mart हैज हाई लिक्विडिटी, लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ओन ट्रक्स, मिनी वैन्स, ओन स्टोर्स एट ऑल लोकेशंस, एज वेल एज दे हैव गुड ERP पैकेज इन्वेस्टमेंट एंड ये सारे के सारे लीगल अकाउंट सब कुछ इसमें आ जाता है. हमने सब कुछ बोल दिया. सो गाइस आप लोग जल्दी से इसको लिख रहे हैं एंड मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. प्लीज़ राइट इट डाउन.